बता रहे हैं लोग कि मऊ नगर की सीट जो है करंट मंत्री की इज्जत का सवाल है, वही लगातार करंट मार रहे हैं चारों ओर। का जो भीड़ जुटा दिए इसी से लोग परेशान हो गए हैं। भैया जनता तो हमारे साथ खड़ी के लिए हम वही फैक्टर से कर रही है, हम जीत रहे हैं, अरशद जमाल नहीं आ रहे हैं। अब वो तो ये नाव कितना बार समझ में आई ही। आप देखिएगा, हम जो हिंदू क्षेत्र है मुसलमान होते हुए हम उन क्षेत्रों में इनको पछाड़ेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। नहीं कि डरते हैं कभी एक तो फिर मुकदमा हो जाएगा, क्योंकि ही सड़क पे 25-50 मोटरसाइकिल लेके निकल जा रहे हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, 20-20 गाड़ी का काफिला जा रहा है, तमाम झंडे सब में लगे हुए हैं, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारी एक गाड़ी का तो परमिशन दिया था, वो भी सीज करके थाने में अभी तक बंद है। अभी तक सपा से बैर नहीं, आत्मसम्मान से समझौता भी नहीं। सपा से कोई बैर नहीं, सपा तो दिल में बसती है। अखिलेश यादव हमारे दिलो दिमाग में बसते हैं। नेताजी की आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। नमस्ते, मैं अभिषेक। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार के कुछ ही पल अवशेष बचे हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार जबरदस्त चल रहा है, लेकिन जो मऊ नगर पालिका के प्रत्याशी अरशद जमाल हैं वो सुकून से बैठे हैं। लेकिन पूरे नगर में हलचल मची है अरशद जमाल की, क्योंकि कल शाम या देर रात को मऊ नगर में एक बड़ा जनसभा हुआ था। उसमें जो जन सैलाब उमड़ा था उसका वीडियो अब काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो चर्चा के केंद्र में अरशद जमाल हैं। अरशद जमाल के रोड शो का परमिशन भी नहीं मिला, वो भी चर्चे के विषय में है, क्योंकि आज मऊ नगर में दो बड़ा रोड शो है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं निरहुआ, वो प्रचार प्रसार करेंगे रोड शो के माध्यम से। ऐसे में अरशद जमाल का रोड शो कैंसिल होता है, परमिशन नहीं मिलता है, ये चर्चा का विषय है। मुकदमे हो रहे हैं, वो चर्चा का विषय है। चुनाव प्रचार प्रसार सब चर्चा के विषय में है। अरशद जमाल चारों तरफ चर्चा में है, क्या वजह है? अरे भाई, ऐसी चर्चा कौन है कि ये मुकदमा धड़ाधड़ कायम हो रहा हो, हमारी गाड़ी सीज की जा रही हो, हमारे प्रचार वाहन जो है सीज किए जा रहे हो, हमको नोटिस रोज एक पकड़ाई जा रही हो। अभी तक पर्ची जो होती है, मतदाता की पर्ची, वोट देने वाली जो पर्ची होती है, अभी तक बाज़ार में एक भी पर्ची किसी को नहीं दी गई है। सब जानबूझ के रोक के रखा गया है। क्यों देंगे, कब देंगे, क्या करेंगे? अभी मैंने बात किया निर्वाचन में, तो कहता अरे जो पर्ची नहीं जाएगी वहाँ बीएलओ बैठेगा। आप मुझको बताइए कि बीएलओ के पास कोई जाएगा, कहीं जरा बताइए कि अरशद जमाल की पर्ची दीजिए, तो कहाँ से वो लिस्टिया में खोजेगा? 1000 लोगों का नाम खोजने में एक आदमी अपना नाम कैसे खोजेगा? तो ये सब जो कुछ असंभव चीज़ है, कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है कि अब ये फिर एक नया षड्यंत्र शुरू हो रहा है। अभी तक जो पर्ची नहीं दी गई है, कुछ इलाकों की दी गई है, कुछ इलाकों की, इस इलाके की पूरी पर्ची बाकी है, अभी 200 बूथ की। बता रहे हैं कल शाम का जो भीड़ जुटा दिए इसी से लोग परेशान हो गए हैं। भैया जनता तो हमारे साथ खड़ी ही है। जनता हमारे साथ खड़ी है, ऊपर वाले की कृपा चली रही है। पूरा दलीय जो समीकरण था वो सब धराशायी हो गया है। पूरा जाति जो समीकरण होता है वो धराशायी है। इस वक्त तो विकास का एक एजेंडा है बस। और एक नया इतिहास लिखने जा रहा है ये चुनाव, कि एक मुसलमान को, लोग हिंदू मुस्लिम बहुत बात करते हैं ना, और आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले कहा था, जो यहाँ घोसी के जो विधायक हैं उन्होंने चैलेंज किया था, उल्टी सीधी बात की थी, तो मैंने उनसे कहा था कि विधायक की चुनाव लड़ जाइए, और हिंदू क्षेत्रों में अगर आप मुझसे ज़्यादा वोट पा जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। और वो चैलेंज अब साबित होने जा रहा है। उनको तो हिम्मत नहीं हुई लड़ने की, लेकिन जो भी लड़ रहा है, आप देखिएगा, हम जो हिंदू क्षेत्र है मुसलमान होते हुए हम उन क्षेत्रों में इनको पछाड़ेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। हमने कोरोना काल में ये नहीं देखा कि कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, और कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, ये सब हमने नहीं देखा। जितनी सेवा हो सकी 24 घंटे सेवा की हमने अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा। उसी में मैं खुद पॉजिटिव हो गया, और आज तक उसकी दवा चल रही है। मैं उसका डिप्रेशन का शिकार हो गया था, 6 महीने तक मेरी लगातार दवा चली। तो मैं सब झेला हूँ ना, तो जनता तो सब देखती है। और जो आप अच्छा काम करेंगे तो आज नहीं कल जनता आपको कंधे पे बिठाएगी। मेरी गाड़ी सीज हो गई तो आपने देखा होगा कल मीटिंग में लोग मुझे कंधे पे बिठा के लेके आए। मैं स्कूटी से चल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, शहर में न मुझे कोई खतरा है, तो मैं स्कूटी से चल रहा हूँ, अपना प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। लेकिन ये अन्याय इस तरह का लोकतंत्र पे नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जो भी प्रक्रिया हो वो सबके साथ होनी चाहिए। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो ठाठ से घूम रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है उनको। बिना परमिशन के ही सड़क पे 25-50 मोटरसाइकिल लेके निकल जा रहे हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, 20-20 गाड़ी का काफिला जा रहा है, तमाम झंडे सब में लगे हुए हैं, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारी एक गाड़ी का तो परमिशन दिया था, वो भी सीज करके थाने में अभी तक बंद है, अभी तक गाड़ी हमारी छूटी नहीं। तो हम मजबूरन स्कूटी से चलना, ऐसा सुना था आपने कभी कि प्रत्याशी जिस गाड़ी चल रहा है वही गाड़ी सीज कर दी जाए और दूसरी गाड़ी की परमिशन ना दिया जाए?
तो चर्चा में तो आप हैं और एक मुनव्वर मुर्गा और ठेला चल रहे हैं, दोनों लोग को परेशान किया जा रहा है। अब मैं उसकी बात नहीं जानता कि उनकी क्या मामला है। हो सकता है भाई मेरे कागज़ में तो कोई कमी भी नहीं थी ना, और हमने परमिशन लिया हुआ था। इन्होंने आरोप लगाया है कि उसमें हूटर बज रहा था। हूटर गाड़ी में है ही नहीं तो बजेगा कैसे? गाड़ी तो थाने में है ना, कोई बता दे जाके कि उसमें हूटर था। हूटर है ही नहीं है और हूटर का आरोप लगा दिए हैं। बता रहे हैं लोग कि मऊ नगर की सीट जो है करंट मंत्री की इज्जत का सवाल है, वही लगातार करंट मार रहे हैं चारों ओर। अब देखिए, कोई खुदा बेइज्जत होने के लिए आमादा हो तो हम क्या करें भाई? सवाल है कि एक छोटी सी नगर पालिका के चुनाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री का आ जाना प्रचार करने के लिए 15 दिन से माननीय नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री यहाँ पड़े हुए हैं। ये तमाम जो है बार काउंसिल में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, आईएमए वालों की मीटिंग कर रहे हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों की मीटिंग बुला के कर रहे हैं, राजनीतिक मीटिंग। इसके अलावा वो इफ्तिखारुद्दीन साहब हैं जो मदरसा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम मदरसों में जा के मीटिंग कर रहे हैं। तो आप बताइए कि चुनावी बैठकें शिक्षण संस्थानों में की जाएं या मेडिकल के लोगों को बुला के किया जाए, ये कहीं ठीक तो है नहीं। लेकिन चूंकि उनकी सत्ता है तो उनको रोकेगा कौन? हम लोग ज़्यादा बोलते नहीं कि डरते हैं कभी एक तो फिर मुकदमा हो जाएगा। लेकिन भीड़ अरसर जमाल जुटा दे रहे हैं। हम जुटा नहीं रहे, हमारा तो ऐलान भी आपने नहीं सुना होगा कहीं, हमने लाउड स्पीकर से ऐलान भी नहीं कराया, ना कोई पोस्टर ना कोई बैनर। सोशल मीडिया में लोगों ने खबर देखी कि आज जलसा यहाँ होने वाला है, तो जनता हमें प्यार करती है ना। आपने भीड़ में देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम सभी भरे हुए थे, और हिंदू में भी सभी वर्ग के लोग थे, क्या अपर कास्ट का लोअर कास्ट का बैकवर्ड। हम तो किसी चीज़ को नहीं मानते ना, हम तो ना, हमारा बस सिर्फ इतना कहना है कि चाहे अपर कास्ट में हो चाहे लोअर कास्ट में, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, चाहे उनका संबंध किसी भी वर्ग से हो। दलित समाज ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड में भी जो अन्य बैकवर्ड क्लासेस हैं वो उनकी बस्तियों में आप जाइए, देखिए कितना वहाँ अभी बदहाली है, कोई विकास काम नहीं है। जितना मैंने या शाहिना ने किया है वही विकास कार्य आपको दिखेगा, उसके बाद दिखेगा नहीं। तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर जो गरीब और शोषित पीड़ित हैं उनके लिए 2 कदम न चलने को कोई तैयार है और न उनके दुख दर्द में शामिल होने को तैयार है। हम यानी मैं अरशद जमाल लोगों के दर्द में, मैं 4 बजे सुबह सोता हूँ, जब आप लोग उठ जाते होंगे सो के, तब मैं 4 बजे तक सोता हूँ और 4 बजे तक बैठा रहता हूँ, और ताकि किसी को रात में ज़रूरत पड़े तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को अस्पताल जाना है, किसी का हादसा हो गया, कोई काम हो गया, तो गाड़ी हमारी रेडी रहती है, ड्राइवर रेडी रहता है। अगर न गाड़ी ड्राइवर कुछ नहीं तो मैं स्कूटी लेकर निकल जाता हूँ रात में। लेकिन मदद करते हैं जितना अपने बस में, उसी का इनाम जनता दे रही है। आप मदद कर रहे हैं और AK शर्मा पहली बार जनपद में इतने दिन से रहे हैं और टीके कैम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जिता दीजिए कमल को फूल को, मऊ को दुबई बना दूंगा। देखिए, हमको नगर विकास मंत्री जी के बारे में एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोलना है। आप पूछेंगे कि वो तो बीजेपी के नेता हैं, क्यों नहीं आप खिलाफ बोलेंगे? वो मेरे खिलाफ पूरी कार्रवाई कर रहे हैं तो करें, क्योंकि उनको अपने कैंडिडेट को जिताना है। लेकिन मैं उनके खिलाफ इसलिए नहीं बोल सकता कि मुझे अभी 1 हफ्ता 10 दिन बाद शपथ लेना है, और शपथ लेने के बाद उन्हीं के अंडर में रह के काम करना है। तो हम और नगर विकास मंत्री जी दोनों मिलकर इस शहर का पूरा विकास करेंगे। मतलब मिल के दुबई बनाएंगे? हाँ, मिल के दुबई बनाएंगे। मतलब हाथी और कमल मिल के बनाएंगे भाई? अब तो उन्होंने कहा ही है ना कि मऊ को दुबई बनाएंगे, तो चेयरमैन जब हम रहेंगे तो बिना हमारे साथ मिले हुए कमल नहीं बनेगा। मतलब कमल की जगह हाथी खड़ी हो जाएगी? नहीं, कमल और हाथी का वहाँ झगड़ा नहीं है। जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा, नगर पालिका का चेयरमैन हो जाऊंगा, तो मैं एक कानूनी संस्था बन जाऊंगा और मैं सरकार का अंग बन जाऊंगा। क्योंकि 3 तरह की सरकारें संविधान में बताई गई, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट का मुखिया जब मैं बन जाऊंगा तो लोकल गवर्नमेंट को सरकार की मदद के बिना चलाना संभव नहीं है। और मैं किसी भी सरकार में, मैं बीजेपी की सरकार में भी काम कर चुका हूँ, सपा की सरकार में भी रहा हूँ, बसपा की सरकार में, मुझे किसी सरकार में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे पूरी आशा है कि बीजेपी की सरकार में भी मैं मऊ की जनता के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा लेना हो तो मैं उससे वंचित नहीं रहूँगा। क्योंकि जनता के लिए तो मैं जीता और मरता हूँ। जनता के लिए अगर किसी का पैर पकड़ना है तो पैर भी पकड़ लेंगे, अगर किसी के सामने डट के खड़ा होना है तो किसी के सामने डट के भी खड़े हो लेंगे। किसी से डरते थोड़ी ना। मतलब मऊ के विकास के लिए सब कुछ करेंगे? मऊ के विकास के लिए और मऊ की जनता को सुख पहुंचाने के लिए अरशद जमाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। उधर साइकिलिया या मोबाइल फैक्टर से कर रही है, हम जीत रहे हैं, अरशद जमाल नहीं आ रहे हैं। अब वो तो है नाऊ कितना बार समझ में आई ही, वो बेचारा तो आबिद जो है उसको पता नहीं है कि वो मोहरा है, वो तो डमी कैंडिडेट है ना। अब मैं पहले दिन से डमी कैंडिडेट कह रहा हूँ, रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा
कि ज़मानत ज़ब्त होना निश्चित है। अगर उनकी ज़मानत ज़ब्त ना हुई तो जो नहीं कि वो मेरी काबिलियत से, बल्कि वो ऐसा कैंडिडेट दिया ही गया है जिसकी ज़मानत ज़ब्त हो जाए। वो किसके इशारे पे हुआ है, इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं और हमारे पास कुछ सवाल के जवाब हैं। लेकिन अभी चुनाव के पहले मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ के कुछ नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाके गलत सूचना दी और गुमराह किया। एक नेता तो आजमगढ़ से संबंध रखते हैं जो पहले बसपा में मंत्री हुआ करते थे। ये सारा खुराफात उन्हीं का चक्रव्यूह रचा हुआ है, लंबा खेल खेला है उन्होंने। अब बीजेपी से मिल के खेला है। खास बात यह है करेली यादव बीजेपी करीब चले गए हैं। आप बताइए कि डमी कैंडिडेट दिलवाने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो बीजेपी के साथ उनकी क्या साठगांठ हुई। हो सकता है बीजेपी में उनको जाने का अब ख्याल हो, उनको दिक्कत तो है नहीं। बाकी हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, इन्होंने भी सौदा कर लिया। तो हम क्या करें। यहाँ तय हुआ था, पार्टी ने निर्देश दिया था कि कमेटी बनेगी जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, एमपी, पूर्व एमपी, ये सारे लोग कमेटी में जो निर्णय लेके नाम भेजेंगे उसी पे वहाँ उसी को टिकट दिया जाएगा। यहाँ कमेटी हुई जिसमें सुधाकर सिंह और सारे लोग थे। मेरे सिंगल एक नाम भेजा गया था, मगर जिला अध्यक्ष जी ने जो पास हुआ था कमेटी में वो न भेज के गलत तरीके से 3 नाम भेजा वहाँ और किसी को दिखाया नहीं। और पहले नंबर पर आबिद का नाम भेजा, दूसरे नंबर पर तैयब पालकी का नाम भेजा और तीसरे नंबर पर मेरा भी नाम भेज के कृपा किया। तो ये जिला अध्यक्ष और करेली, ये 2 लोगों ने मिलकर रणनीति बनाई है और मेरा टिकट कटवाकर डमी कैंडिडेट को टिकट दिलवाया है। और डमी कैंडिडेट को इन लोगों ने क्यों टिकट दिलवाया, यही एक रहस्य है। किसके साथ सेटिंग थी, या के पैसे पे सेटिंग हुई होगी या कि किसी और दल के साथ साठगांठ हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं खेला तो हुआ है भाई। और इसी खेला को समझने के लिए मुझे अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मुझे भी खेला करना पड़ा, वरना मैं बहुत दुखी हूँ समाजवादी पार्टी छोड़कर। तो सपा से बैर नहीं, आत्मसम्मान से समझौता भी नहीं। सपा से कोई बैर नहीं, सपा तो दिल में बसती है। अखिलेश यादव हमारे दिलो दिमाग में बसते हैं। नेताजी की आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, नेताजी की आत्मा के लिए, और आज भी वो दिल में बसे हैं और बसे रहेंगे। और नेताजी की तस्वीर हमारे वहाँ जो लगी है वो लगी रहेगी, हटेगी नहीं। लेकिन जहाँ मान और सम्मान और मर्यादा का सवाल उठता है तो वहाँ अपनों के खिलाफ भी तलवार उठानी पड़ती है और लड़ना पड़ता है। ये वही लड़ाई है। वही लड़ाई। आप तैयब पालकी का नाम ले, तैयब पालकी पूरी आपके खिलाफ लगातार प्रचार कर रहे हैं और आप लगातार करें तैयब पालकी चुनाव लड़े तो मैं नहीं लड़ता, वो आपके खिलाफ सीधे एकदम चुनावी जंग में है। भाई ये उनका ज़र्फ है, ये मेरा ज़र्फ है, ये उनकी समझ है, ये मेरी समझ है। उनके वक़ारो वज़न के आगे खुद मीज़ान पशेमा है, ज़र्फ़ के कितने हल्के निकले पत्थर जैसे भारी लोग। ज़रा इसमें मुश्किल उर्दू हो गई है, पता नहीं आपको समझ में आएगी कि नहीं लेकिन इतना ज़रूर है कि ये लोग जो हैं कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। लेकिन ये बता रहे हैं जो अरशद जमाल का यही व्यक्तित्व है कि सबके खिलाफ बोलते नहीं है कड़े शब्दों में, बड़े शालीनता से रहते हैं। इसीलिए जो भाजपा के बड़े बड़े नेता उनके वो भी आपके अंडर में वोट के लिए, और जो सब हमसे कड़ा कौन बोलता है। अभी तो हमने थोड़ा कड़ा बोल दिया गाजीपुर तिराहे, पता नहीं आप ही ने बाइट लिया था, ये किसने लिया था, तो फौरन दूसरे दिन नोटिस आ गई हमारे पास मुकदमा करने के लिए। सत्ता शासन के नहीं, जनता के बीच में। नहीं, जनता से तो मैं प्यार करता हूँ ना। मैं देखिए, मैं जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं चाहे किसी दल के हों, मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ और पॉलिटिकल नेताओं का बहुत सम्मान करता हूँ। आप किसी से भी पूछ लीजिए। अब क्यों करता हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक मेरी ये है कि जो लोग समाज के लिए 2 कदम चलते हैं तो उनकी हम मदद बहुत ज़्यादा अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनके रास्ते में रुकावट तो ना बने। तो उनको थोड़ा मैं पुश करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। अब मेरे पास कोई भी किसी दल का कोई पॉलिटिकल आदमी अगर कोई काम कहता है तो मैं उसको वरीयता के अनुसार करता हूँ। मैं जब चेयरमैन होता हूँ तो तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता अगर आपके पास काम लेके आता है तो उसमें कतई देरी मत करिए, उसका सम्मान करिए। पता जो भाजपा के जो बड़े कार्यकर्ता लोग हैं वो भी कर रहे हैं कि अरशद जमाल तो ठीक है, जीत जाएंगे तो नाली लड़ा खड़ंजा बनवा देंगे, भाजपा वाले तो कुछ नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम लोग प्रचार करेंगे, भाजपा का वोटवा हाथी को देंगे। इतना जमाया जाल आपका है। नहीं, अब उनके क्या मामला आपस का है वो हम नहीं जानते। हो सकता है कि वो भी कैंडिडेट से दुखी हो। भाई 35 साल बाद तो सीट सामान्य हुई थी, अब 35 साल बाद नंबर आएगा तो वो सीट सामान्य को नहीं दी गई तो कष्ट हो सकता है। इस बात का कष्ट हो सकता है कि कुछ लोग जो हमारे ज़िले पर नया संगठन को दरकिनार करके पूरी पार्टी को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हों, हो सकता है कि उसके खिलाफ एक
नाराज़गी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें नाराज़गी है, लेकिन हम दूसरे दल के बारे में अपनी राय कोई क्या रखें अपना। उसका फायदा मिल रहा है अरशद जमाल को? अरे हमको फ़ायदा हमारे काम का मिल रहा है, हमारे व्यवहार का मिल रहा है, हमारे आचरण का मिल रहा है। हम जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं उसका मिलता है। हम जो हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं उसका मिलता है। हम जो बिना भेदभाव के लोगों की सेवा करते हैं उसका ये हमको लाभ मिल रहा है। तो अंत में जनता से क्या अपील है? जनता से बड़ी सीधी अपील है कि भैया मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत ही बेदाग है, एक भी दाग नहीं मेरी ज़िंदगी पर। मेरे ऊपर मुकदमे बहुत हैं, मगर सब शासन और प्रशासन से लड़ने वाले मुकदमे। मेरा एक भी मुकदमा मेरे ऊपर निजी नहीं, किसी को एक झापड़ मारने का कोई मेरे ऊपर मुकदमा नहीं है। लेकिन मुकदमे जितने हैं सब धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सरकारों से लड़ना, पुलिस से लड़ना, ये सब मुद्दों पे मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। और जनता ये भी जानती है कि कभी कोई ऐसा मोड़ नहीं रहा हो। पिछले 20-25 सालों का इतिहास अगर आप उठा के देख लें तो दुख की कोई ऐसी घड़ी नहीं रही है जब मैं जनता के बीच में अपनी जान की बाजी लगा कर न रहा हूँ, अपनी जान की बाजी लगा के बीच में रहा हूँ। क्योंकि लोगों की सेवा करना ही मैं धर्म मानता हूँ अपना, और मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है कि जब कोई मेरी वजह से मुस्कुरा देता है, जब किसी के चेहरे पे मैं मुस्कुराहट का कारण बनता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा सम्मान इसी में मिलता है कि इस व्यक्ति के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई उसका कारण मैं हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी के आंखों में आंसू बिला हो जाए, मैं चाहता हूँ कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। तो ये थे अरशद जमाल। इनको लगातार सत्ता और शासन प्रशासन से करंट मिल रहा है, उसके बावजूद कह रहे हैं कि जनता की मुस्कान मेरे साथ है। अब देखते हैं जनता का मुस्कान वोट में तब्दील होता है, यह तो आने वाले 13 तारीख को ही पता चलेगा। आप बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ।